नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीलर के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों जरधारी classes.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट। और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीलर 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीलर के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ। यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीलर एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों ये आपके उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है। जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण साबित करेगी। आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे, तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के दौरान आप एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ते हैं तो आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है उसे पूरी कक्षा के सामने अपमानित करना। देखो, अगर बच्चा ऐसी मिस्टेक करता है तो पूरी कक्षा के सामने अगर आप उसको अपमानित करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे का मनोबल टूट जाता है और शर्म के मारे हो सकता है वो कुछ ऐसा स्टेप ले ले आगे, जैसे स्कूल ही ना आना डर के मारे। तो पूरे कक्षा के सामने बच्चे को अपमानित करना एज अ टीचर ये आपके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है चुपचाप उसकी उत्तर पुस्तिका ले लेना और उसे परीक्षा नियमों के बारे में बताना। तो हो सकता है बच्चा कक्षा 1 का छात्र हो, उसको नहीं पता कि क्या होता है परीक्षा में और ऐसी मिस्टेक कर दे। तो आपको ना उसको अपमानित करना है ना ही डांटना है, बल्कि उसको नियम बताना है कि क्लासरूम में जब आप बैठे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो आप ऐसी हरकतें ना कीजिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। जो सी है उसे परीक्षा जारी रखने की अनुमति देना लेकिन उसके अंक काट लेना। देखो, इसका मतलब ये है कि आप उसके पीठ पीछे वार कर रहे हैं और बच्चे को फिर रियलाइज भी नहीं होगा ना कि मैंने कुछ गलत किया है। लास्ट, उसे तुरंत परीक्षा हॉल से बाहर निकाल देना। तो बाहर निकालना भी एक लास्ट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहास शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि छात्र किसी ऐतिहासिक घटना के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझें। इसके लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। तो कौन सी एक्टिविटी कराएंगे आप अपने छात्रों से। फर्स्ट है छात्रों को पाठ्यपुस्तक के अध्याय को जोर से पढ़ने के लिए कहना। देखो, इसमें उनका कोई माइंड चेंज नहीं होगा। जोर से पढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि वो जो आप उनको बताना चाह रहे हैं वो उसको समझें, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होएगा। बी है उस घटना पर एक फिल्म दिखाना। फिल्म दिखाना अच्छी बात है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन इससे भी अच्छी बात क्या है कि छात्रों को ऐतिहासिक पात्रों की भूमिका निभाने और एक रोल प्ले आयोजित करने के लिए कहना। आप एक फिल्म जैसे ही बना रहे हैं और अपने बच्चों को क्या है उसके बारे में उनको एक एक करके रोल प्ले करने के लिए कहते हैं। तो बच्चा जो है वो और अच्छे तरीके से समझ पाएगा, उसका कंसेप्ट और क्लियर होगा। लास्ट है घटना के बारे में नोट्स लिखवाना या जोर से पढ़वाना, दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ऑप्शन ए होगा 3 का राइट आंसर। मनोरंजन भी है खेल की शिक्षा, यानी कि खेल खेल में हम अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा ये होगा यहाँ पे शिक्षा की खेल विधि का मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास से क्या होता है, प्रैक्टिस से क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है, जितनी बार हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं हमारा नॉलेज और ज़्यादा गेन होता है ना। लेकिन बी है यहाँ पे ज्ञानेंद्रों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो प्रैक्टिस से वैसे ये सब चीज़ होती है, लेकिन सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रों का प्रशिक्षण होता है। इसलिए जब हम बच्चों को क्या कहते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि पढ़ो भी और साथ साथ लिखो भी। एग्जाम में केवल माइंड ही काम नहीं करता, बल्कि अगर आपके हाथों को इतनी प्रैक्टिस हो रखी है लिखने की तो आपको आराम से वहाँ भी ध्यान आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल को आप एक
अंधेरे रूम पे जाते हो पहली बार, ठीक है, आंख बंद करके या लाइट ऑफ है, तो आप गिरेंगे वहां पे। 2-3 बार अगर आप जाओगे और फिर 2-3 बार अगर आप खुले आंखों से वहां जाओगे तो आपके माइंड को, आपके पैरों को इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि दोबारा आप अंधेरे में भी आप गिरोगे नहीं। आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो एक्टिव हो जाएगी, यहाँ पे गिरने का खतरा है, मैंने कहाँ पे पाँव रखना है, कहाँ पे हाथ रखने हैं, इसलिए प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा। यहाँ पे छोटे बच्चों की बात हो रही है तो मदर टंग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर हम अपने बच्चों को मातृभाषा से सिखाते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा, वो बच्चा जो स्कूल में सीखेगा घर में वो अपनी माँ से उसी लैंग्वेज से बात करता है, अपने दोस्तों से, अपने कलीग सबसे अगर उसी लैंग्वेज से वो बात करता है, अगर आप बच्चे को जो कुछ भी सिखाएंगे वो जल्दी उसको कैच कर पाएगा, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ की आवश्यकता है। क्यों है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की आवश्यकता? फर्स्ट है, विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने में, बिल्कुल ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, संवेगात्मक आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने में, ये भी सही है। शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने में, ये भी सही है। केवल तो हमेशा गलत होगा, लेकिन बी और सी भी करेक्ट है, लेकिन बी और सी दोनों जो है वो यहाँ पे इस आंसर में उसका मीनिंग वही है। यहाँ पे विविध आवश्यकता, उसमें संवेगात्मक भी आ गया और आपका शैक्षिक आवश्यकताएं भी आ गई, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका बताता है? फर्स्ट है, शिक्षकों को मशीनों से प्रतिस्थापित करना, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा, ठीक है, कोई भी किसी का जगह नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है, केवल डिजिटल, तो केवल डिजिटल जो है ये भी ऑप्शन गलत होगा। NEP 2020 क्या है, सर्वांगीण विकास की बात करता है, केवल डिजिटल से बच्चे का बिल्कुल विकास नहीं हो पाएगा। सी है, शिक्षण अधिगम का समर्थन करना और भाषा की बाधाओं को दूर करना और पहुंच बढ़ाना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे जो शिक्षण अधिगम का समर्थन करना, भाषा की बाधाओं को दूर करना, इसका मतलब ये जैसे जो डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है, स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं, उनको डिजिटली अगर हम अवेयर करें उनके लिए कुछ भी चीज़ें, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा चल नहीं पाता है, उसके लिए क्या है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्कूल का, जैसे वहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, व्हील चेयर का हम वहाँ पे ऑप्शन रख सकते हैं बच्चों के लिए, अगर सेकंड थर्ड फ्लोर पे क्लास चल रही है तो आसानी से जा सकता है। लिफ्ट वहाँ पे बन सकती हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्टर अगर स्कूल पे लगाए जाएँ या कंप्यूटर लगाए जाएँ तो जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या है, ये टेक्नोलॉजी बहुत अधिक अच्छी साबित हो सकती है स्कूल में उन बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कौन सी शिक्षण वितरण पद्धति में व्यक्तिगत रूप से कक्षा में निर्देश और ऑनलाइन शिक्षण घटक दोनों शामिल हैं? तो दोनों यहाँ पे होगा, वो कौन से अधिगम कहलाएगा, तो मिश्रित अधिगम कहलाएगा ना। व्यक्तिगत रूप भी यहाँ पे आ रहा है, ऑनलाइन शिक्षण, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक शिक्षार्थियों यानी कि गिफ्टेड एंड क्रिएटिव लर्नर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है, उन्हें सामान्य कक्षा से अलग करना। तो एक टीचर के नाते अगर आप ऐसे करते हैं तो आप समावेशी शिक्षा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। नेक्स्ट है, समृद्ध और चुनौतीपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान करना, ये करेक्ट होगा। उन्हें उच्च स्तरीय सोच कौशल वाले कार्यों में संलग्न करना और उन्हें अपनी गति से सीखने की अनुमति देना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे तीनों क्या है, करेक्ट है, और फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा गलत। तो कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम पठार क्या दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया की समाप्ति, तो समाप्ति हो या सीखने की प्रक्रिया में एक स्थायी ठहराव, ये अधिगम पठार नहीं बताते हैं। ये एक बच्चे जब बच्चा कुछ भी चीज़ सीखता है उसका जो लर्निंग प्रोसेस होता है कैसे होता है, कहाँ पे पॉजिटिव वे में हो रहा है, कहाँ पे निगेटिव वे में हो रहा है, एक ग्राफ को दर्शाता है वो, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक अवधि जहाँ सीखने में कोई स्पष्ट प्रगति नहीं होती है। अब बच्चा कंटिन्यू नहीं सीख सकता ना, कहीं पे स्टॉप भी होता है, कहीं पे जल्दी प्रोग्रेस होती है, कहीं पे धीरे धीरे से होती है। वो यह थकान, प्रेरणा की कमी या गलत विधि के कारण भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
कक्षा 7 की छात्रा सोनिया बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन अक्सर कक्षा में दूसरों के काम में हस्तक्षेप करती है, यानी कि दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वह अपना काम जल्दी खत्म कर लेती है। तो एक शिक्षक के रूप में आप इस स्थिति को कैसे प्रबंधित करेंगे? कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, अपना काम वो जल्दी कर लेता है, तो क्या करता है, दूसरे बच्चों को टॉर्चर या दूसरे बच्चे के काम में हस्तक्षेप करता रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? फर्स्ट है उसे कक्षा के बाकी समय चुपचाप बैठने का निर्देश देना। तो अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, कोई क्रिएटिव बच्चा है, तो अगर आप उसको ये एडवाइस देते हैं तो आप चुप रहो, आप कहीं ना कहीं उसके इंटेलिजेंस को या उसके टैलेंट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक टीचर होने के नाते आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है, तो ऑप्शन ये गलत होगा। नेक्स्ट है उसे उसकी उम्र से ऊपर के स्तर का उन्नत और चुनौतीपूर्ण कार्य देना। हो सकता है ये ऑप्शन सही हो, लेकिन सी है उसे अन्य धीमे छात्रों की मदद करने के लिए कहना। देखो ये एक टीचर का काम है, बच्चे का बिल्कुल भी नहीं है। और 1 से 5 तक का बच्चा खुद ही कुछ चीज़ सीख रहा है, और ठीक है, ग्रुप डिस्कशन अलग बात है, लेकिन आप अपने बच्चे को पूरा एक काम दे रहे हैं कि आप दूसरे बच्चे को पढ़ाएं, तो ये उचित नहीं है। नेक्स्ट है उसे कक्षा के सामने खड़ा करना ताकि वह दूसरे या दूसरों को परेशान ना करें। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, आप उसके मनोबल को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? अपना काम वो जल्दी कर रहा है, तो आप थोड़ा उसको क्या है, उन्नत या चुनौतीपूर्ण अगर कार्य देंगे तो वो उसमें बिजी रहेगा और उसका टैलेंट भी और उभरेगा, और ना किसी बच्चे को वो फिर डिस्टर्ब करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा 11 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आदर्श शिक्षक वह है जो केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाता है। देखो केवल पाठ्यपुस्तक या केवल परीक्षा में अंक दिलाने पर ध्यान देता है, ऐसा टीचर एक आदर्श शिक्षक बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। बच्चे का हमने सर्वांगीण विकास करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सीखने की ललक पैदा करना, क्योंकि बच्चा क्या है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर देता है, लेकिन एक टीचर का काम क्या है? उसको मार्गदर्शन देना और टाइम टाइम पे उसको मोटिवेट करते रहना और उसके अंदर जिज्ञासा और ललक पैदा करना। ये होता है एक टीचर का काम, एक आदर्श शिक्षक का। और लास्ट है यहाँ पे, हमेशा कठोर अनुशासन बनाए रखने में तो बच्चा हम उभर ही नहीं पाएगा ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि एक टीचर वही है जो क्लासरूम में अगर जाता है तो सबसे पहले वो अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन लेता है और उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है वो नोट कर लेता है। जब तक एक टीचर को अपने बच्चों का नॉलेज, उनका लेवल पता ही नहीं होगा तो वो किस वे में पढ़ाएगा, वो किस बेस में पढ़ाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। जो बी है, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता है या विषय का अच्छा ज्ञाता, तो जो टीचर होगा जब उसको अपने विषय का अच्छा नॉलेज है तभी जाके वो एक टीचर बना है ना, तो इसलिए ये सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा बल्कि ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो बच्चों का प्रथम अध्यापक हमेशा उसके माँ बाप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो एक अच्छा शिक्षक कौन है? जिसको क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का विज्ञान है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है और व्यवहारिक मनोविज्ञान। तो ये सभी होगा यहाँ पे 15 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्राप्त गति के कमजोर या मजबूत बिंदुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा वो अधिगम है या कौन सा वो असेसमेंट है? तो ये होगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए, नैदानिक मूल्यांकन। जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, इसमें एक टीचर अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट की कुछ कमी को ढूंढता है और उस कमी का फिर निवारण करता है। ये होता है आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट। दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट। ये क्या होता है? जैसे सेमेस्टर के एंड में होगा और आप अपने बच्चों को ग्रेड देंगे, पॉइंट देंगे, नंबर देंगे। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये आपका कौन सा असेसमेंट है? क्लास के दौरान किया जाने वाला असेसमेंट, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है असेसमेंट में भी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? यहाँ पे छात्र है, शिक्षक है, पाठ्यक्रम है, शिक्षण संस्थान। तो ये होगा आपका शिक्षक। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक मूल्य एनईपी 2020 में स्पष्ट रूप से रेखांकित है? तो यहाँ पे जो 18 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहानुभूति, लोकतांत्रिक भावना और सार्वजनिक संपत्ति की गरिमा। ठीक है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 नेशनल
कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका एक क्या होती है? सूत्रधार, नेता, मूल्यांकनकर्ता या तानाशाह। तो यहाँ पे होगा राइट आंसर। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका एक सूत्रधार की होती है, एक मार्गदर्शक की होती है, जो अपने बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है, उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च के संबंध में कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है यहाँ पे, यह एक सामान्य सिद्धांत विकसित करने के लिए किया जाता है। एक्शन रिसर्च क्या है? बच्चे में कोई कमजोरी है या बच्चे को कहीं पे कोई समझ में नहीं आया तो उसी टाइम उसका सॉल्यूशन निकालना, ना कि दूसरे दिन या दूसरे हफ्ते, उसी टाइम एक्शन लिया जाना चाहिए ना। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है, यह एक शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा की तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। एक्शन रिसर्च, कोई बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो उसी टाइम उसका सॉल्यूशन निकाल देना है, ये होता है एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है, इसमें योजना, क्रिया, अवलोकन, चिंतन का चक्र भी शामिल है। ये भी सही होगा कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा? हम बच्चे को ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, यहाँ पे उसको ऑब्जर्व करेंगे तब जाके कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे राइट होगा। लास्ट यहाँ पे, इसके परिणाम बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 20 का यहाँ पे सेकंड और थर्ड, यानी कि ऑप्शन डी होगा 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है, छात्रों से उनकी सीखने की रणनीतियों पर चिंतन करने के लिए कहना, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हर टाइम, है ना। नेक्स्ट, छात्रों को केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना, केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने से उनका विकास नहीं हो सकता है, उनको कुछ चीज़ समझ भी नहीं आ सकती है। केवल जिस ऑप्शन में होगा, इसका मतलब क्या है? हम बच्चों को कुछ संकुचित ज्ञान प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, इसलिए ऑप्शन हमेशा गलत होगा। नेक्स्ट, छात्रों को अपने सीखने के लक्ष्य निर्धारित करने और अपनी प्रगति की निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये एक टीचर का काम भी है। और छात्रों को यह सिखाना कि वे अपने समझ का मूल्यांकन कैसे करें। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी यहाँ पे करेक्ट है। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे केवल सेकंड ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 22 से, एक शिक्षक का यह मानना है कि प्रत्येक बच्चा अलग है और उसकी शिक्षण विधि को इस तरह से लचीला होना चाहिए कि सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके। तो यह दृष्टिकोण कहलाता है, ये दृष्टिकोण कहलाता है आपका समावेशी शिक्षा। और एक टीचर को भी ये भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे की रुचि अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो अपना टीचिंग मेथड इतना लचीला रखना चाहिए एक टीचर को कि सब बच्चे उसमें घुल पाए, सब बच्चे अच्छे से समझ पाए। तो ये ऑप्शन ही हम पे हमेशा क्या होगा? करेक्ट होगा। ये सब कुछ किस में हो पाएगा? इंक्लूसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पाठ्यचर्या का वह पहलू जो औपचारिक रूप से पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के अलावा विद्यालय की संस्कृति, मूल्यों और अवांछित सीख से संबंधित है, उसे कहते हैं हम हिडन कैरिकुलम या गुप्त पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो किसके ऊपर होना चाहिए? स्कूल के ऊपर होना चाहिए, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर या धर्मगुरु के ऊपर। तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व हमेशा स्कूल के ऊपर ही होना चाहिए। और नैतिक शिक्षा हमको कौन देगा? हमारा टीचर। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, आजकल के आवासीय स्कूलों यानी कि जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, तो कैसे थे? वो कहलाते थे हमारे गुरुकुल। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंवेदी उपागम की विशेषता नहीं है? पूछा है यहाँ पे। फर्स्ट है, इसमें विधियों, तकनीकों और सामग्रियों की दृष्टि से अनेक इंद्रियों का समावेश होता है। तो एक बहुसंवेदी उपागम की विशेषता है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। नेक्स्ट है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक जीवंत और रोचक बनाती है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, यह दूरस्थ शिक्षा में लागू नहीं होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो ओपन स्कूल होते हैं या ओपन यूनिवर्सिटी होती है उसमें भी बहुसंवेदी उपागम की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा फिर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दीक्षा पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो 27 का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार प्रत्येक उत्तम शैक्षणिक संस्थान को क्या सुनिश्चित करना चाहिए?
विद्यार्थियों की रैंकिंग, देखो NEP 2020 रैंकिंग पे तो बात ही नहीं करता है, ठीक है। वो NEP 2020 का कहना है कि बच्चों को व्यवहारिक नॉलेज देना चाहिए, ना कि केवल रैंकिंग देने से क्या है, उनका एक फिक्स एम होगा कि मुझे ये परीक्षा पास करनी है बस। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट है छात्र स्वागत योग्य, देखभाल योग्य, सुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें सीखने के विविध अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो जहाँ पे बच्चों को डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो ऑप्शन हमेशा क्या होगा, करेक्ट होगा। और यही NEP 2020 का भी कहना है। कक्षाओं में सख्त शांति बिल्कुल नहीं है और शिक्षक केवल पाठ्यक्रम समाप्ति पर ध्यान दें, ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 28 का सही आंसर है। 29 है बाल वाटिका कार्यक्रम क्या है। तो ये जो बाल वाटिका कार्यक्रम है ये है ग्रेड 1 से पहले एक वर्षीय कार्यक्रम कहलाता है। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की क्या लाभ है। फर्स्ट है यहाँ पे यह महत्वपूर्ण सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखो अगर हमने अपने बच्चे के पास कोई प्रॉब्लम दे दी है, ठीक है, तो अगर उसको सोचने में क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करेगा ना, वो डिफरेंट टाइप के उसके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, उसका डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ नहीं आता तो तुरंत शिक्षक ने उसका आंसर बता दिया, नहीं, बच्चे के ऊपर भी ये जिम्मेदारी कभी कभी छोड़नी चाहिए जिससे वो अपने दिमाग का प्रयोग करे। नेक्स्ट, यह छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों के लिए तैयार करता है, ये भी सही है। बच्चे के ऊपर अगर हम कोई क्या है प्रॉब्लम ही नहीं डालेंगे तो उसको तो हमेशा पकाया मिल जाएगा ना कि हाँ हमेशा क्या है मेरा टीचर है मेरे को बताने वाला। एग्जाम हॉल में उसका टीचर वहाँ पे नहीं होगा, इसलिए वो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जैसे मैथ्स की क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको अपने माइंड को दौड़ाना पड़ता है, तो बच्चे को ऐसी सिचुएशन में भी रखना चाहिए एक टीचर को। नेक्स्ट, यह केवल ज्ञान के स्मरण पर केंद्रित तो यह बिल्कुल नहीं है और यह अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो फर्स्ट भी यहाँ पे करेक्ट है और लास्ट में यहाँ पे करेक्ट है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीलर के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों jardhari-classes.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट, और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीलर 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीलर के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ, यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीलर एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों आपके उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है, जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफ़ी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in।